इस वीडियो में आरक्षण पे हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस को लेकर। मद्रास हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया है, सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन आया है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। कई सारे आपके मन में प्रश्न होंगे, क्या मद्रास हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद ईडब्ल्यूएस आरक्षण पूरे देश में खत्म हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके मन में है, चर्चा करेंगे। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पे भी हम चर्चा करने वाले हैं, तभी बैकग्राउंड समझ में आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा बिल्कुल आम भाषा में आपको समझाने की। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे मंडल केस के नाम से जाना जाता है, 16 नवंबर 1992 में ये जजमेंट जो है आई थी, आपको पता होगा। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट से। मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट ईडब्ल्यूएस को लेकर आया कि ईडब्ल्यूएस में आर्थिक आधार पर आरक्षण देना सही नहीं है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की इसमें अप्रूवल न मिल जाए। साथ ही साथ मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जो आरक्षण दिए जाते हैं, बेसिकली जो मान लीजिए आईएएस के बेटे हैं, देखिए इस तरह के लोगों को जो आरक्षण नहीं दी जाती, ये प्रावधान है, ठीक है। यहाँ पे मद्रास हाईकोर्ट ने साथ ही साथ ये भी कहा कि आरक्षण जो है वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, आरक्षण एक समय के बाद बंद कर देनी चाहिए। ऐसा जो संविधान निर्माण हुआ था उसमें भी बातें कही गई थी। ये तो रही मद्रास हाईकोर्ट की डिसीजन, मगर इसके बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है, तब आगे हम जाकर समझ पाएंगे कि मुद्दा आखिर है क्या। देखिए, तमिलनाडु में जो आरक्षण का जो आपको पैटर्न है पता है आपको, 69% का आरक्षण है, कुछ इस प्रकार है। 69% का आरक्षण वहां पे इसलिए है क्योंकि इसके लिए एक संवैधानिक संशोधन हुआ था, 76वां संविधान संशोधन, जिसके कारण वहां पे जो है 69% का आरक्षण दिया गया है। तो इतना हमने समझा कि ये तो भाई चूंकि संवैधानिक संशोधन हुआ इसलिए दिया गया। अब डीएमके पार्टी की डिमांड क्या थी? डिमांड आपको पता होगा कि अभी जो नीट का एग्जाम होता है उसमें क्या होता है कि 15% जो सीट होती है, ध्यान से सुनिएगा, 15% जो सीट होती है स्टेट गवर्नमेंट में जो कॉलेज होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो कॉलेज होती है, जो कि आपको पता होगी मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि नीट का जो एग्जाम होता है वो मेडिकल स्टूडेंट के लिए होता है, एमबीबीएस वगैरह के लिए, ठीक है। अब होता क्या, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी कॉलेजेस है उसमें तो ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आपको पता है कि रिजर्वेशन की जो स्कीम है कुछ इस प्रकार है, ये वाली इंप्लीमेंट हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलेज है। मगर जो स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेज है उसमें कौन सी रिजर्वेशन अप्लाई होगी? डेफिनेटली आपको दिमाग में यही लग रहा होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, ठीक है, वही अप्लाई होगी। मगर नीट के जो क्षेत्र में क्या होता है, देखिए नीट का जो एग्जाम होता है उसके क्षेत्र में स्टेट गवर्नमेंट में जितने कॉलेजेस हैं उसमें 15% जो सीटें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या है, तो ये रिजर्व है। इसका मतलब है कि ये कोई भी इंडिया में कहीं का भी कोई बंदा इस 15% सीट के लिए वो अप्लाई कर सकता है, और बाकी 85% जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो है रिजर्व है, ठीक है। ये हमने समझ लिया। अब देखिए क्या होता है, समझिए चीजों को। मान लीजिए 100 सीटें हैं, टोटल 100 सीट है, इसका मतलब 85 सीट जो है उस सरकार, वो जो राज्य सरकार है वहां के बंदे जो है उसके हिसाब से उसमें सीटें भरी जाएंगी, उसकी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है सरकार की, राज्य सरकार की, उसके अनुसार होगी। मगर ऑल इंडिया कोटा, इसे हम कहते हैं ऑल इंडिया कोटा, AIQ, जिसमें आपको पता होगा कि अभी फिलहाल 27% का जो रिजर्वेशन है ओबीसी को दिया गया, पहले ये नहीं था, ठीक है। पहले ओबीसी को रिजर्वेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट की 15% सीट में नहीं दिया जाता था, ठीक है। मगर अब मोदी सरकार ने इसे दे दिया है, आपको पता होगा, इसी को लेकर लड़ाई है, ठीक है। अब देखिए डीएमके की हमेशा ये डिमांड रहती है कि ये जो 15% का जो रिजर्वेशन दिया गया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, अब इसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी लगाई जाए वो स्टेट गवर्नमेंट की लगाई जाए। मतलब तमिलनाडु की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है जो इस प्रकार है, तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने कहा कि बैकवर्ड क्लास के लिए जो 50% रिजर्वेशन है वो आप यहाँ पे लगाइए, ना कि 27% आरक्षण जो ओबीसी को दिया गया है सेंटर की तरफ से वो लगाइए। कहा गया कि 27 नहीं लगाना, आपको 50% लगाना पड़ेगा। ये मुद्दा आज का नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है ये, ठीक है। फिर से नई पिटीशन डाली गई है जब ये 27% का आरक्षण दिया गया है, मगर ये मुद्दा पहले भी जो है उछला था, पहले भी केस हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया था। इस बार भी हम लोग समझेंगे कि ऑल इंडिया कोटे में चूंकि अभी जो है ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाता है, साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा में जो रिजर्वेशन सिस्टम है पूरा का पूरा, जैसे SC ST को 7.5 और 15%, ईडब्ल्यूएस को 10%, ये ऑल इंडिया कोटा के लिए जो है रिजर्व है, ये पॉलिसी अपनाई जाती है।
मगर डीएमके पार्टी ने मद्रास हाईकोर्ट में पिटिशन लगाई कि इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी लगाई है। मद्रास हाईकोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया, खत्म कर दिया। मगर कहते हैं ना, कभी कभी हम लोग आम तोड़ते हैं ना, आपने बचपन में तोड़ा है कि नहीं पता नहीं, मैंने बहुत तोड़ा है आम। कभी पत्थर से मैं तोड़ा करता था, तो कभी जिस आम को मैं निशाना लगाता वो आम नहीं गिर के दूसरा आम गिर जाता था। इसी प्रकार की यहाँ पे चीज़ें हुई है। 50% तो जो पिछड़ा वर्ग है उसको रिजर्वेशन मिल नहीं पाया, लेकिन इस मद्रास हाईकोर्ट के डिसीजन में कई सारी दूसरी चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ें ये हो गई कि इसमें जैसा कि मैंने कहा कि EWS को भी यहाँ पे 10% का रिजर्वेशन दिया जाता है, SC/ST को 7.5 और 15% का रिजर्वेशन। इसके लिए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओबीसी की जो आरक्षण है 27% दी जा रही है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली नहीं है, वो भी संवैधानिक है। मगर EWS का जो आरक्षण आप दे रहे हैं 10% का, ये बिल्कुल गलत है। ये ऑल इंडिया कोटे वाली सीट से आप बिल्कुल नहीं दे सकते। अब आपके सवाल जो है मन में आ रहे होंगे, क्या अब ये खत्म हो जाएगा? बहुत बड़ा सवाल। अब देखिए, मद्रास हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद इम्पैक्ट तो इसका पड़ने वाला ही है, ठीक है। मगर मद्रास हाईकोर्ट ने बेसिस क्या बनाया उसको पहले समझिए। साथ ही साथ मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि EWS का आरक्षण जो आपने ऑल इंडिया कोटे में दिया, आपने क्या सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए अप्रूवल लिया? ठीक है, क्योंकि 27% का जो आरक्षण है वो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में अप्रूवल मिल चुकी है। मगर EWS का आरक्षण के लिए चूंकि केस चल रहा है अभी, इसमें अभी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला है, इसलिए आप इसको नहीं लगा सकते। ये मद्रास हाईकोर्ट का तर्क है और उन्होंने ये डिसीजन दिया है। मगर हम यहाँ पे बात करें, क्या हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है? डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है। साथ ही साथ इस बात को भी हमें समझना चाहिए। देखिए, हम कोर्ट का हमेशा सम्मान करते हैं, हर कोई सम्मान करते हैं, क्योंकि वो हमारे गार्जियन होते हैं, हमारी लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक, उसमें जजमेंट चल रही है, अभी तक कुछ भी अभी उसमें रोक नहीं लगाई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चलता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है कि रोक उसमें लगा देती है, मगर ऐसी चीज़ें अभी सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो इसका इम्पैक्ट आप EWS के अलग अलग केस में, आप अलग अलग राज्यों में देखने को फिलहाल नहीं मिलने वाला, ठीक है। मगर और एक यहाँ पे जजमेंट आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। हरियाणा के केस में एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको हम लोग पहले समझेंगे, तब चीज़ों को और स्पष्टता हम समझ पाएंगे। हरियाणा में क्या हुआ था, 2016 में एक वैकेंसी आई थी जिसमें जो आरक्षण होता है ओबीसी के लिए, उसमें 2 स्लैब बनाए गए, ठीक है। स्लैब कैसे बनाया गया? देखिए, अभी फिलहाल ओबीसी की आरक्षण आपको पता है कि इन लोगों को नहीं दी जाती है, मगर इनको छोड़कर जैसे 8 लाख का एक स्लैब बना हुआ, जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं उनके लिए 8 लाख का स्लैब बना हुआ है मान लीजिए। तो इसमें पहले 6 लाख का उसमें था, जो कि 2016 वाली वैकेंसी आई थी उसमें 6 लाख तक थी। अब इसमें 2 स्लैब कैसे बनाई गई उसको हम लोग पहले समझेंगे। देखिए, पहला था 0 से 3 लाख। 0 से 3 लाख जिनकी इनकम है, ठीक है, जिस कैंडिडेट की इनकम है, परिवार की इनकम, उनको पहले रिजर्वेशन दी जाएगी। इसमें इस नोटिफिकेशन में कहा गया था, 2016 में जो वैकेंसी आई थी हरियाणा में, उसमें यह कहा गया था। साथ ही साथ उसके बाद जो सीटें बचेंगी उनको दी जाएगी, मतलब कि 3 से 6 लाख। ध्यान से समझिएगा, एक तो स्लैब बना है 0 से 3 लाख वाले बंदे जिनकी सैलरी 0 से 3 लाख है। दूसरा 3 से 6 लाख जिनकी सैलरी है वो वाले बंदे, उनको एक स्लैब बनाया गया। तीसरा जो स्लैब है वो है जो जिनकी आय जो है 6 लाख से ऊपर है, वो क्रीमी लेयर में माने जाएंगे, उनको यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आरक्षण जो आप दे रहे हैं ओबीसी को, ये जो है एक आधार पर नहीं दी जा सकती, आर्थिक आधार पे आप नहीं दे सकते। यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक आधार का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको यह समझना बहुत जरूरी है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ही इस ओबीसी का जो रिजर्वेशन है 27%, उसको अप्रूवल मिला था, ठीक है। अप्रूवल का मतलब संवैधानिक दर्जा करार दिया गया था। मंडल कमीशन ने, आपको पता कि रिपोर्ट सौंपी थी, मंडल कमीशन के आधार पर 1992 में ओबीसी का आरक्षण दिया गया था। ओबीसी का आरक्षण जैसे ही दिया तो बहुत जो है बवाल उठ गया कि कैसे जो है ये आरक्षण दिया गया है। लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए। वो केस है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो कि 16 नवंबर 1992 में आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा था कि जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया है ये कैसे होगा, तो आर्थिक और सामाजिक आधार दोनों को मिलाकर देख के दिया गया है, ठीक है। और हमारा जो संविधान कहता है वो आर्थिक और सामाजिक आधार दोनों की बात करता है, ठीक है। ये हमने समझ लिया। साथ ही साथ इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यह भी कहा गया था जजमेंट में, आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। और
इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो हरियाणा वाली जजमेंट है इसमें भी यही बात कही गई है। इसमें कही गई है कि आपने अलग अलग जो स्लैब बना दिया यहाँ पे, इसका मतलब आप पैसे को देखकर ये बता रहे हैं कि कौन जो है पिछड़ा है कौन नहीं पिछड़ा है। ठीक है, ये जो पैसा वाला हिसाब किताब आप लगा रहे हैं इसको बिल्कुल आप बेस मत बनाइए। इसके साथ यदि आप ये लगा देते कि ये जाति जो है बहुत पिछड़ा हुआ तब अलग बात हो जाती, मगर आपने चूंकि यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमी को बेस बना के बनाया है, इसलिए ये जो नोटिफिकेशन है बिल्कुल क्रैश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और कहा गया कि ये असंवैधानिक है। तो हमने ये समझा हाईकोर्ट वाले डिसीजन में, सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट जजमेंट आया है 5-6 दिन पहले, उसमें यही कहा गया कि सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है ओबीसी को नहीं दिया जा सकता। ये हमने समझ लिया। अब देखिए इसका इंपैक्ट आने वाले दिनों में पड़ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आर्थिक आधार पे, सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हालांकि यहाँ पे ये भी हमें समझना जरूरी है कि ईडब्ल्यूएस के लिए क्या किया गया है, तो अलग से आर्टिकल जोड़े गए हैं। ठीक है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए हैं। ठीक है, जिसके बाद आर्टिकल जोड़े गए हैं, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% का दिया गया है। मगर इंदिरा साहनी के समय में इस तरह के कोई भी आर्टिकल मौजूद नहीं थे, इसलिए इंदिरा साहनी के केस में जो है वहां पे आर्थिक आधार पर आरक्षण कहना जो है गलत बताया था। एक बात यहाँ पे और भी मैं बता दूं, इंदिरा साहनी का जो केस हुआ था, ठीक है, उस समय में आरक्षण आर्थिक आधार पे भी 10% का दिया गया था। ओबीसी को तो दिया ही गया था, 10% का आरक्षण जो है वो दिया गया था आर्थिक आधार पे जनरल के लिए। ठीक है, जिसके कारण जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 10% का आरक्षण नहीं दिया जा सकता, यहाँ पे आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया सकता। ठीक है, मगर अभी फिलहाल जो मैंने बातें कही कि अब जो है चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं, आर्टिकल जोड़े जा चुके हैं, तो हमारे पास मतलब कि संसद के पास या सरकार के पास एक ऑप्शन है कि वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास ये रखे कि हम चूंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर चुके हैं तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल संवैधानिक है, ये कहा जा सकता। अब यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि मराठा वाले केस में बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि इंदिरा साहनी की जो जजमेंट है उसको रिव्यू करना कोई जरूरी नहीं है। मगर अभी जो सिचुएशन है, हो सकता है फिर से ये डिमांड उठे कि इंदिरा साहनी वाले जो केस है उसमें रिव्यू की जाए, क्योंकि उस समय में आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए अलग से आर्टिकल नहीं बने थे। अब यदि हम संक्षेप में बात करें तो मद्रास हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो नीट के लिए रद्द करने की बात कही है, मगर मामला जो है खुला हुआ है, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है सुप्रीम कोर्ट में जाने का। अब जो भी वहां पे होती है चीजें, जब भी कुछ नई चीजें एक्टिविटी आती है, यदि कुछ पिटीशन डाली जाती है तो हम चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।